चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात करते हैं कल के टास्किंग की, जो सबको टास्क दिया गया था। तो तकरीबन 100 में से, सॉरी 99 में से जितने आप स्टूडेंट्स हैं, आप सब में से तकरीबन तकरीबन 14 से 15 के करीब स्टूडेंट्स ने अपने जो टास्क हैं वो मुझे सबमिट कराए थे। बाकियों ने अभी तक कोई मुझे टास्क अपने साइन नहीं कराए। तो अपना भी आप सब बिहेवियर देख लें कि आप लोग अपना इस तरीके से टाइम एक तरह से वेस्ट ही कर रहे हैं कि आप लोगों ने क्लास को ज्वाइन तो किया हुआ है लेकिन आप क्लास में एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं। तो इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप टास्क जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाते, प्रैक्टिस नहीं कर पाते किसी भी फील्ड में, तो आप उसको आगे लेकर नहीं चल सकते। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोगों ने पहला टास्क जो था वो नहीं बनाया। ये मैसेज उनके लिए है कि जिन्होंने जो फर्स्ट अपना टास्क था जिन्होंने नहीं कंप्लीट किया, इज़ जस्ट फॉर देम। सो मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम जब भी क्लास हो उससे पहले जो आपके टास्क हैं वो कंप्लीट कर लें, ठीक है। फिर उसके अलावा जिन स्टूडेंट्स ने टास्क मुझे भेजे थे, अब उन सब में से मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ लगी कि मेजॉरिटी ने स्क्रीनशॉट लेकर या जेपीईजी की फॉर्म में मुझे ना तस्वीरें भेजी हैं, ठीक है। अब तकरीबन आप सब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट या तो हैं या तो अपना ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप सबको ये चीज़ तो अच्छे तरीके से पता है कि जो प्रेजेंटेशन होती है वो किस तरीके से देते हैं, लेकिन सभी ने एक बस जिस तरीके से स्क्रीनशॉट होता है बस लेकर सेंड कर दिया है। कोई उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं किया कि बंदा देखता है कि यार इसका नाम क्या है और ये कौन सा टूल है, असाइनमेंट नंबर कितने कौन सा है, कितना है, किसी ने कुछ नहीं लिखा। लेकिन आप स्टूडेंट्स में से एक उमामा है, उन्होंने कुछ अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जो कि मैं शेयर करना चाहता हूँ और जो कि शेयरेबल है। मीन्स के देखें, उन्होंने सबसे पहले ऊपर असाइनमेंट का नंबर लिखा, प्लस अपना उन्होंने यहाँ पे नेम मेंशन किया, एंड आफ्टर डैट जो उन्होंने शेप्स कल पढ़ी थी उसको अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। और बाकियों के मैं दिखाना नहीं चाहता कि उन्होंने किस तरीके से प्रेजेंट किया था। सो मेक श्योर कि जब भी आप नेक्स्ट टाइम अपना जो भी टास्क है उसको प्रेजेंट करें तो उसको एक सही प्रेजेंटिंग फॉर्म में प्रेजेंट करें। और जो प्रेजेंट नहीं कर रहे तो उनको मैं क्या कहूँ, अब कोशिश करेंगे वो प्रेजेंट करें। और एक और चीज़, मैंने कल बेसिकली आप सबको एक्सपोर्ट करने का तरीका और सेव करने का तरीका ना जान के नहीं बताया था कि मैं देखना बेसिकली ये चाह रहा था कि कोई ऐसी चीज़ अगर मैं आपको नहीं बताता, बेसिक सी चीज़, तो आप लोग क्या एफर्ट करते हो उसको यूट्यूब पे जाके सर्च करते हो या नहीं करते। सो मैंने एक चीज़ वहाँ पे नोट की है कि आप में से किसी ने भी कोई एफर्ट नहीं की। मीन्स के अगर आपको एक्सपोर्ट करने का तरीका मैंने नहीं बताया तो आप लोगों ने एक्सपोर्ट भी नहीं किया, आप लोगों ने जस्ट एक स्क्रीनशॉट लेकर मेरे साथ फॉरवर्ड कर दिया। तो इसका सिंपल सा आंसर यही है, एक मतलब भी ये निकलता है कि आप लोग एफर्ट नहीं कर रहे हैं। सो मैं खाली डिज़ाइनिंग के फील्ड की बात नहीं कर रहा, किसी भी फील्ड के अंदर अगर आप हैं और आप जो है एफर्ट नहीं करते हैं तो आप आगे सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। सो इन चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखा कीजिए। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम आज जो जो पढ़ेंगे मैं आपको वो बताता चलूँ कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सपोर्टिंग, कि हम अपनी फ़ाइल को एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, प्लस हम एडोबी इलस्ट्रेटर में रहते हुए अपनी एआई फाइल को कैसे सेव कर सकते हैं। फिर उसके अलावा हम पढ़ेंगे कलर्स को, कि कलर्स क्या चीज़ होती है और कलर्स को कैसे हम ऐड कर सकते हैं। प्लस कलर्स के साथ साथ हम ग्रेडियंट को भी पढ़ेंगे कि ग्रेडियंट क्या चीज़ है और उनको कैसे अप्लाई किया जाता है किसी भी शेप या किसी भी एलिमेंट के ऊपर। एंड आफ्टर डैट हम पढ़ेंगे स्ट्रोक्स को, एंड आफ्टर डैट हम पढ़ेंगे स्ट्रोक्स को कि स्ट्रोक क्या चीज़ है। और स्ट्रोक के बाद हम इंशाल्लाह ओपेसिटी की तरफ मूव ऑन करेंगे कि ओपेसिटी क्या चीज़ होती है। फिर उसके अलावा हम आज इंशाल्लाह पेन टूल को भी पढ़ेंगे, प्लस अलाइन को पढ़ेंगे, क्लिपिंग मास्क को, और सबसे लास्ट में पैथ फाइंडर को। ये क्लास आज की जो होगी वो ज़रा लेंथी और लंबी होने वाली है, तो प्लीज़ आप सब जो है वो एक्टिव रहें। कहीं से भी अगर आपको समझ नहीं आती मेक श्योर कि आप मुझसे पूछें और उस अपने किसी भी डाउट जो आपको आता है उसको उसी वक्त क्लियर करें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने अपनी फ़ाइल सेव करनी है, सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं एक्सपोर्ट की, कि आपने एक्सपोर्ट कैसे करनी है। तो उसका तरीक़ेकार क्या है, सबसे पहले हम अपने आर्ट बोर्ड के ऊपर कोई भी शेप ले लेते हैं। शेप मैंने आपको बताया था कि हम किस तरीके से लेते हैं। शेप लेने के बाद हम अब इसको एक्सपोर्ट करते हैं। आपका अगर डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है, जैसा कि आप देखें मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने ये एक डिज़ाइन बनाया है जो कि मैं चाहता हूँ कि मैं इसको एक्सपोर्ट करूँ। अब आपने एक्सपोर्ट कैसे करना है, एक्सपोर्ट बेसिकली क्या चीज़ होती है, जिस तरह हम नेट से कोई भी फाइल या कोई भी डॉक्यूमेंट डाउनलोड करते हैं तो हमारे सिस्टम में सेव हो जाता है।
ठीक इसी तरीके से एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर हम किसी भी अपने डॉक्यूमेंट को या अपने आर्ट बोर्ड या अपने आर्ट वर्क को सेव करने के लिए एक्सपोर्ट का वर्ड यूज़ करते हैं। आपने करना क्या है, फाइल के अंदर जाना है। फाइल के अंदर जाने के बाद आपने एक्सपोर्ट के ऊपर आना है। एक्सपोर्ट में आते साथ ही आपके पास 3 ऑप्शंस आएंगे। नंबर 1 एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन्स, एक्सपोर्ट एज एंड सेव फॉर वेब। जो पहला ऑप्शन है एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन, ये बेसिकली जब हम वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं ना, तो उसके अंदर कुछ चीज़ होती हैं, कोई वेक्टर्स होते हैं जो हम ऐड अगर करते हैं तो उनको केबीज में कन्वर्ट करके उनकी जो साइज़ होता है उसको कम करते हैं एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन के थ्रू। और सेव फॉर वेब इसका भी यही काम होता है। लेकिन अभी चूंकि हमने एक्सपोर्ट करना है, जस्ट फॉर एग्जांपल एक सोशल मीडिया की पोस्ट है, अपने माइंड में आप लोग बस एक भी बिठा लें कि हमारा जो ये इस वक्त आर्ट बोर्ड है इसके ऊपर एक सोशल मीडिया की कोई पोस्ट है, ठीक है, हमने इसको एक्सपोर्ट करना है। तो आपने बस इसको एक्सपोर्ट करके एक्सपोर्ट एज पे क्लिक कर देना है। आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कुछ जो डॉक्यूमेंट है वो पॉपअप हो जाएगी। यहाँ से आपने इसको कोई भी अपना जहाँ पे आपने सेव करनी है पाथ, आपने उस पाथ को सिलेक्ट करना है। एंड आफ्टर डैट सबसे पहले आपके पास फाइल नेम है, आप कोई भी फाइल नेम इसको दे सकते हैं जो भी आपने इसको देना है। एंड आफ्टर डैट आपके पास जो टाइप है सेव करने की वो आती है। इस वक्त PNG सिलेक्टेड है, आपकी कोई भी यहाँ से फाइल जो होगी या टाइप जो होगी वो सिलेक्टेड होगी। तो अब मुझे जिस तरह चाहिए JPEG में क्या होता है कि क्वालिटी ज़रा हाई होती है तो हम JPEG को सिलेक्ट करते हैं। लेकिन अगर आपको PNG चाहिए, PNG लाइक अगर आपको बैकग्राउंड के साथ नहीं चीज़ चाहिए, मीन्स कि अगर आपका जो एलिमेंट है आपको खाली वही चाहिए और जो उसका बैकग्राउंड है वो आपको ट्रांसपेरेंट चाहिए, तो आप PNG को सिलेक्ट करते हैं। लेकिन अगर आपको बैकग्राउंड भी चाहिए तो आप JPEG को सिलेक्ट करते हैं, यानी JPG। यहाँ तक करने के बाद आपने करना क्या होता है, यूज़ आर्ट बोर्ड का जो एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, आपने इस बॉक्स पे क्लिक करके इसको टिक कर देना है। एंड आफ्टर डैट यहाँ से ऑल पे क्लिक इस पर होना चाहिए, सिलेक्ट हुआ हो। अगर तो नहीं है तो आप इस पर इसको डॉट कर दें या इसको क्लिक कर दें। करने के बाद जस्ट आपने एक्सपोर्ट कर देना है। फिर उसके बाद आपके सामने कोई एक और जो विंडो है वो पॉपअप होती है, जिसमें आप यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं आपका जो कलर मॉडल है वो। तो कोशिश करें आपका मे भी यहाँ से CMYK होगा, इसको कोशिश करें कि RGB में सिलेक्ट करें। RGB में क्या होता है बेसिकली, इफ़ यू टॉक अबाउट कोई भी पोस्ट की अगर हम बात करें जो हमने सोशल मीडिया पे लगानी है, ठीक है, तो वो बेसिकली होती है RGB में, मीन्स कि उसके जो कलर्स होते हैं वो थोड़े से शार्प होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रिंट मीडिया की, यानी कि जो हम आजकल बुक्स पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, जो उसके अंदर तस्वीरें होती हैं या जो पेपर्स होते हैं, वो जो प्रिंट होते हैं वो CMYK में प्रिंट होते हैं, ठीक है। सो ये डिफरेंट है CMYK में और RGB में। सो मेक श्योर कि जब भी आप एक्सपोर्ट करें सोशल मीडिया के लिए तो RGB पे रख के इसको एक्सपोर्ट करें। फिर उसके बाद हमारे सामने आती है क्वालिटी को कोशिश करें कि आप इसको 10 पे यानी मैक्सिमम पे ही रखें। फिर उसके बाद हमारे पास रिजोल्यूशन आती है। ये अगर आप लोगों ने अपना इलस्ट्रेटर अभी इंस्टॉल किया है, अगर आपने डिज़ाइन कोई भी अब तक उस पर हाई क्वालिटी का सेव नहीं किया तो आपका ये 72 ppi पर सेव हुआ होगा डिफ़ॉल्ट। तो आपने करना क्या है, इस पर क्लिक करके इसको हाई यानी 300 ppi को क्लिक करके सिलेक्ट कर देना है। बस आपने और कोई काम नहीं करना और इसको ओके कर देना है। तो जो आपकी फ़ाइल होगी वो आपने, जिस तरह मैंने डेस्कटॉप इसको एक पाथ दिया था कि आपने डेस्कटॉप पे फाइल को सेव करना है, तो उसने सेव करके मेरे पास यहाँ पे शो कर दी है, ठीक है। ये तरीका होता है एक्सपोर्ट करने का। अब बात करते हैं कि अगर आपने सोर्स फाइल को सेव करना है, मीन्स कि अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ डिज़ाइन में बना चुका हूँ लेकिन मैं इन फ्यूचर इसमें मज़ीद एडिटिंग या मज़ीद मेरे कल को ये काम आ सकता है, तो मैं इसकी फ़ाइल को सेव कर लूँ ताकि कल को मैं जस्ट फाइल को ओपन करूँ, एडिट करूँ और सेव कर सकूँ। उसके लिए हम सेव एज़ का वर्ड यूज़ करते हैं। सेव एज़ के लिए आप सीधा फाइल पे आने के बाद सेव या सेव एज़ पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन इसका अगर शॉर्टकट बताऊं तो Ctrl+Shift+S आपने प्रेस करना है तो आपके सामने जो न्यू विंडो है सेव एज़ की वो पॉपअप हो जाएगी। सिंपली यहाँ से इसको हम कोई भी पाथ इसका देते हैं, डेस्कटॉप जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे कोई भी नाम लिखा। और यहाँ पे अगर आप गौर करें तो आपके पास यहाँ पे एडोबी इलस्ट्रेटर यानी AI जो इसकी सेव एज़ टाइप है वो होगी। यहाँ से आप अगर आपको PDF चाहिए आप PDF कर सकते हैं। EPS फॉर्म बेसिकली इसकी ये जो होती है एक फॉर्म होती है जो कि AI सपोर्ट करता है, ठीक है। आप AI के अंदर PDF, EPS, AID, SVG और SVG-Z ये इसके 3 से 4 फॉर्मेट्स हैं जो कि आप इसमें AI के अंदर ओपन कर सकते हैं एडिटेबल फॉर्म में, ठीक है। ये इसके फॉर्म होते हैं।
तो यहाँ से आपको जिस तरह, जस्ट फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए एडोबी इलस्ट्रेटर की एआई सोर्स फाइल, तो मैं जस्ट एआई को सिलेक्ट करके सेव कर देता हूँ और किसी बटन को मैं क्लिक नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा। जस्ट अगर मैंने सोर्स फाइल को सेव करना है तो मैं नाम दूंगा और जो मुझे टाइप चाहिए, जिस तरह मुझे एआई चाहिए तो मैं इसको एआई पे क्लिक करके सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद आपने यहाँ से कुछ भी नहीं करना, जस्ट क्लिक ऑन ओके, और आपकी जो फाइल है वो सेव होके डेस्कटॉप पे आ जाएगी कुछ इस तरीके से। उसके ऊपर देखें एआई लिखा आ जाएगा और नीचे उसका नेम जो भी है। तो आप अगर नेक्स्ट टाइम इस पर डबल टैप करते हैं या डबल क्लिक करते हैं तो आपकी ये ओपन हो जाएगी इसी तरह जिस तरह आपको यहाँ पे इस वक्त ये शो हो रही है, और आप इसको आराम से एडिट कर सकते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं कलर्स के ऊपर, लेकिन कलर्स के ऊपर बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, कल शेप्स की चूँकि बात हो रही थी तो एक शेप का मैं आपको एक शॉर्टकट कह लें या एक चीज़ मैं आपको कल मिस हो गई थी वो बताना चाहता हूँ। लाइक अगर मुझे रेक्टेंगल शेप चाहिए या कोई भी मुझे शेप चाहिए, मैं शेप में आने के बाद खाली अगर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने जो एक विंडो एक पॉपअप होती है जिसके अंदर मैं उसको विड्थ और हाइट जो होती है वो दे सकता हूँ। ठीक है, आपने यहाँ से जिस तरह मुझे अगर बिल्कुल एग्जैक्ट पता है कि यार मुझे ना 100 विड्थ की और 250 हाइट की एक मुझे शेप चाहिए, अगर मैं इसको इस तरीके से जो है कमांड अपनी देता हूँ और ओके करता हूँ तो ये उसी फॉर्म में मुझे रेक्टेंगल या जो भी शेप मेरी होगी बनाकर दे देगा। ठीक है, ये चीज़ कल मिस हो गई थी तो मैंने कहा आपको मैं आज बता दूँ। ओके, सो अब हम बात करते हैं कलर्स की। कलर्स को हम कैसे फिल कर सकते हैं और कलर्स को हम कैसे मज़ीद थोड़ा सा एडिटेबल या चेंजेबल कर सकते हैं, उसको भी हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने कलर करना है तो आपके पास कोई शेप होनी चाहिए। सो हम कोई भी शेप ले लेते हैं। मैं यहाँ पे सर्कल लेता हूँ बाय प्रेसिंग एल, तो मेरे पास सर्कल आ जाएगा। मैं शिफ्ट को प्रेस करके रखता हूँ ताकि मेरे पास एक परफेक्ट जो स्क्वायर है वो तैयार हो जाए। तो मेरे पास ये आ गया है। ठीक है, तो अब देखें अगर आपने इसके अंदर कलर फिल करना है तो आप कलर फिल किस तरीके से करेंगे। आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो अगर आप देखें अपनी लेफ़्ट साइड पे तो आपके पास एक बॉक्स है फिल के नाम से। अगर आप इस पर डबल टैप करेंगे तो आपके सामने कलर पिकर का एक ऑप्शन आ जाएगा या एक विंडो आ जाएगी। यहाँ से आप कलर सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट का कलर है वो चेंज हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद जो उसका दूसरा तरीक़ेकार है, आपने करना क्या है कि आपने अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके प्रॉपर्टी पैनल के अंदर आना है। ये प्रॉपर्टी पैनल कहलाता है ये वाला। अब जैसे इसके अंदर आएंगे आपने आना कैसे है, सिंपल सा तरीका है, आपने बस अपने ऑब्जेक्ट को क्लिक करके सिलेक्ट करना है तो आपके सामने प्रॉपर्टी पैनल अपने आप अपीयर्ड हो जाएगा। और यहाँ पे अपीयरेंस नाम का एक फ़ोल्डर है जिसके अंदर फिल का एक ऑप्शन होगा। एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर फिल का नाम जहाँ कहीं भी यूज़ किया जाए, इसका सिंपल सा मतलब है कि आप लोग कलर की बात कर रहे हैं या आपने यहाँ से कलर अपना एडिट कर सकते हैं। तो आपने इस पर खाली क्लिक करना है तो आपके सामने दो बॉक्सेस यहाँ पे शो होंगे। जो पहला बॉक्सेस है ये कहलाता है स्वेचेस के नाम से और जो दूसरा है ये कलर मिक्सचर कहलाता है। स्वेचेस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली यहाँ पे जो आपको बॉक्सेस दिए गए हैं काफ़ी ज़्यादा, ये स्वेचेस कहलाते हैं, कलर स्वेचेस। ठीक है, अगर आप किसी एक को सिलेक्ट करते हैं और कलर मिक्सचर के अंदर जाके इसको आप थोड़ा सा एडिट करते हैं और आप एक न्यू कलर जो डिज़ाइन करते हैं वो आपका होता है इस कलर मिक्सचर के अंदर और ये आपका स्वेचेस कहलाता है। ठीक है, यहाँ से हम कोई भी कलर्स को बना लेते हैं अभी लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना जो कलर है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर या उसके अंदर कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास फिल के ही नीचे एक ऑप्शन आता है स्ट्रोक का। अब स्ट्रोक होता क्या है, स्ट्रोक बेसिकली आपका कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, उसके अराउंड जो होती है ये बेसिकली एक लाइन लगा देता है या उसको अंडरलाइन कर देता है, तो या उसको मज़ीद आप कह लें कि ये उसको अपीयर्ड कर देता है, तो उसको हम स्ट्रोक कहते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि स्ट्रोक होता क्या है। आपने सबसे पहले क्या करना है, अगर आपके पास अगर 2, 3 या जितनी मर्ज़ी शेप्स आपके पास हैं, आप चाहते हैं कि खाली आपका जो स्ट्रोक है वो किसी भी एक शेप के ऊपर अप्लाई हो, तो आपने करना क्या है, जस्ट उस शेप को क्लिक करना है और स्ट्रोक के इस लाइन के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो आपके सामने ठीक उसी तरह जिस तरह फिल के अंदर आपके पास कलर्स आ रहे थे, ठीक इसी तरह आपके पास स्ट्रोक में भी आ जाएंगे। यहाँ से आपने अपना जो स्ट्रोक है या जो आप इसको अंडरलाइन देना चाहते हैं आपने वो सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने सेलेक्ट किया ब्लैक, करने के बाद आपने यहाँ से इसको बढ़ा देना है। बढ़ाना कहाँ से है, ये जो देखिए ऊपर का एरो की जो बना हुआ है ना, यहाँ से आपने इसको इस तरीके से बढ़ाना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा 1 pt विच स्टैंड्स फॉर 1 पॉइंट। ठीक है,
इसको मैं 2 पॉइंट करता हूँ, 3 4 5 6 7 8 सो ऑन करके। अब मैंने इसको 10 pt यानी 10 पॉइंट पे किया है, तो ये प्रोमिनेंट हो रहा है। ठीक है, मैं यहाँ से स्ट्रोक का कलर भी चेंज कर सकता हूँ। स्ट्रोक के इस बॉक्स पे क्लिक करके कोई भी स्ट्रोक का कलर इसको दे के मैं चेंज कर सकता हूँ। स्ट्रोक के दो तरीके हैं। पहला तो यही है कि आप यहाँ से कर सकते हैं राइट साइड से प्रॉपर्टी पैनल में जाने के बाद, और इसका जो दूसरा तरीक़ेकार है सिंपल, जिस तरह मैंने पहले बताया था कलर का है, ठीक उसी तरह यहाँ पे देखें फिल के नीचे, इस फिल बॉक्स के नीचे एक स्ट्रोक का एक बॉक्स है। आपने बस इस पर क्लिक करना है, देन डबल क्लिक करना है, तो आप यहाँ से इसको कोई भी स्ट्रोक इसका दे सकते हैं। तो आप देखें ये चेंज हो गया है। मैं अपने पूरे डिज़ाइन को अपनी पूरी इंटायर स्क्रीन के ऊपर मैक्सिमाइज़ करके अगर देखना चाहता हूँ तो मैं शिफ्ट F प्रेस करूँगा, तो मैं अपने पूरे डिज़ाइन को अपनी पूरी स्क्रीन पर देख सकता हूँ। इस अपनी पूरे डिज़ाइन को देखने के बाद अगर मैं अपने वापस जो बैक अपनी जो स्क्रीन थी उस पर आना चाहता हूँ तो मैं एस्केप प्रेस करूँगा, तो मैं वापस आ जाऊँगा। ये शॉर्टकट मैंने बताया था, होप सो आप सबको याद हो। फिर उसके बाद इस तरीके से आपके जो कलर्स हैं, आप अपने एलिमेंट्स के कलर्स को चेंज भी कर सकते हैं, प्लस उनमें स्ट्रोक्स भी ऐड कर सकते हैं। स्ट्रोक के बाद अब हम मूव ऑन होते हैं अपने ओपेसिटी के ऊपर। ओपेसिटी क्या होती है बेसिकली, जैसा कि अभी आप यहाँ पे देखें, आपको जो ये शेप है ये परफेक्ट दिखाई दे रही है। ठीक है, आपके इसके पीछे जो वाइट कलर है, या आप ऐसा करें यहाँ पे हम एक और एलिमेंट ले लेते हैं, इसका कलर इसका रखते हैं कलर हम इस ग्रे टाइप का, हम इस शेप को इसके ऊपर रखते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि फ्रंट हम किस तरीके से लेकर आते हैं, वो भी आपको मैं बताऊँगा। हम इसके ऊपर इसको रख देते हैं। अब जो इसकी बैक पे है वो हमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये आपको मैं ओपेसिटी समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ओपेसिटी होता क्या है। आपने अपनी शेप को क्लिक करना है या सिलेक्ट करना है, देन आपने ये देखें आपके पास ओपेसिटी का एक ऑप्शन है। आपने ओपेसिटी में आके जस्ट यहाँ से 100% को सिलेक्ट करके जितना परसेंट आपको चाहिए, 20% चाहिए, 20 लिख के इंटर कर दें। तो देखें आपकी जो शेप है वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन जो उसकी ओपेसिटी है वो कम हो गई है। अगर आप ओपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं, मज़ीद कम करना चाहते हैं कुछ भी, तो आपने इस एरो की पे क्लिक करना है। आपके सामने एक बार आ जाता है, आपने इस बार पे क्लिक करके इसको अगर बढ़ा के छोड़ेंगे इस तरीके से, मैंने फिर बढ़ाया और मैंने अपने क्लिक को रिलीज़ कर दिया, तो इसकी ओपेसिटी बढ़ती जा रही है। आप देखें ऊपर 46, 81 एंड दिस इज़ 100। तो इस तरीके से हम ओपेसिटी को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि मैं इसको अपनी शेप को ऊपर कैसे लेकर आया, इस शेप के ऊपर, या मैं अपनी इस शेप को इस मरून कलर आई थिंक सो ये, इसके ऊपर मैं कैसे ला सकता हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। आपने करना क्या है, जस्ट जिस शेप को आपने ऊपर लाना है आपने उस पर राइट क्लिक करना है, देन आपने ट्रांसफॉर्म में आने के बाद, सॉरी ट्रांसफॉर्म में नहीं, आपने अरेंज में आने के बाद ब्रिंग टू फ्रंट कर देना है अगर आपने फ्रंट पे आना है तो देखें अगर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो मेरी जो शेप थी वो फ्रंट पे आ गई है। अगर इसका शॉर्टकट आपको बताऊं, आपने करना क्या है, कंट्रोल प्रेस करना है, और जो होते हैं अपने ये ब्रेसेस, एक होता है कीबोर्ड के अंदर एक ऑप्शन होता है ब्रेसेस का, पी के साथ अगर आप देखें तो आपने वो प्रेस कर देना है एक दफ़ा, तो आपका एक दफ़ा जो होगा एलिमेंट वो दूसरे एलिमेंट की बैक पे चला जाएगा। अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा एलिमेंट होते हैं, आप 10-20 होते, आप चाहते हैं यार ये सबसे ज़्यादा एंड पे ये शेप पड़ी हुई हो ये वाली, तो आप खाली कंट्रोल और जो ब्रेसेस का जो ऑप्शन है या जो ब्रैकेट होती है आप उसको एट अ टाइम दबाएंगे तो एक दफ़ा पीछे जाएगी। लेकिन इन केस अगर आपके पास ये 20 की फॉर्म में पड़े हैं, लाइक मैं इसको कंट्रोल C कंट्रोल F मैंने कर दिया है, क्यों किया है कि जो मेरी शेप है इसको कॉपी करे और उसी के ऊपर पेस्ट कर दे आपको बताने के लिए। अब मैं इसको कंट्रोल प्लस जो ब्रैकेट क्लोज का बटन है, मैं वो सॉरी स्टार्ट का जो बटन है मैं उस पर क्लिक अगर करता हूँ जो पी के साथ होता है, तो देखें ये बैक पे जाएगा इस तरीके से। लेकिन अगर यहाँ पे ज़्यादा शेप्स होंगी, अभी ये एक दफ़ा ही कर रहा है, आई डोंट नो एक दफ़ा क्यों कर रहा है, हालांकि शेप्स तो ज़्यादा है यहाँ पे देखें, लेकिन खैर आगे हम इसको देख लेंगे। अगर आपने इसको फुल बैक लेके जाना है तो आप कंट्रोल और शिफ्ट को प्रेस करते हुए जो आपकी ब्रैकेट स्टार्ट वाली की है पी के साथ आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये इसको फुल बैक पे ले जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे शेप्स एक जैसी एक ही कलर की थी तो आई थिंक सो तभी यहाँ पे जो कंट्रोल शिफ्ट था वो काम नहीं किया। खैर इसको आगे हम देख लेंगे कि क्यों नहीं काम इसने किया। सो दिस इज़ हाउ टू ब्रिंग टू फ्रंट या फॉरवर्ड किस तरीके से किया जा सकता है अपनी किसी भी शेप को या एलिमेंट को। ये वैसे क्लास में नहीं था लेकिन मैंने लेक्चर में इसको ऐड कर दिया है। फिर इसके बाद हम देखते हैं पेन टूल को।
लेकिन पेन टूल को जाने से या उस पर काम करने से पहले मैं चाहता हूँ कि कोई भी अगर आपको इशू अब तक आ रहा है या कोई भी डाउट है तो कोशिश करें कि उसको भी क्लियर कर लें, फिर हम आगे पेन टूल पे काम करते हैं। अच्छा अब्दुल रहमान, आपका मैं पॉइंट जो है वो समझ नहीं पा रहा। आप किस तरीके से कह रहे हैं, क्या चीज़ मैंने कट की है, कैसे, ज़रा बताएंगे? अब्दुल रहमान, आपका पॉइंट मैं गेट नहीं कर पा रहा। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मैंने उसको रेप्लिकेट किस तरीके से किया था सर्कल को, क्योंकि कट तो मैंने अभी तक कहीं यूज़ नहीं किया। सो प्लीज़ मुझे ज़रा कंफर्म बताएं कि आप क्या पूछना क्या चाह रहे हैं। अच्छा अब्दुल रहमान, उसका सिंपल सा यार फंड है, कोई इतना ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। आपने जस्ट कोई भी शेप या कोई भी चीज़ अगर आपने डेल करनी है तो आपने जस्ट अपने उस एलिमेंट को सिलेक्ट करना है और डेल प्रेस कर देना है, ठीक है। डेल यानी डिलीट, तो आपकी जो एलिमेंट है या जो शेप है वो डेल हो जाएगी, ठीक है। या आप बैक स्पेस भी प्रेस करते हैं तब भी आपका जो एलिमेंट है वो डेल हो सकता है। गॉट इट। हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन था मरियम, आपका था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओपेसिटी का दोबारा बता दूं? ओके नो इशू, ओपेसिटी का मैं दोबारा बता देता हूँ। देखिए अगर आपने जस्ट फॉर एग्जांपल इस शेप की ओपेसिटी कम करनी है, यहाँ पे शेप मैं यूज़ कर रहा हूँ, आपके केस में हो सकता है यहाँ पे कोई टेक्स्ट हो, कोई और एलिमेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो सब में जो मैं भी यहाँ पे जो चीज़ अप्लाई कर रहा हूँ वो सब में सेम ही अप्लाई होती है। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ मैं इस पर अप्लाई कर रहा हूँ वो इस पर अप्लाई नहीं होगी। सो ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये जो चीज़ ओपेसिटी है ये सब पे अप्लाई होती है, ठीक है। जैसा कि इसकी अगर मैंने ओपेसिटी कम करनी है, जस्ट मैंने अपनी इस शेप को क्लिक करके सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। फिर मैंने ओपेसिटी के इस पैनल में आने के बाद इस एरो की पे क्लिक करना है तो मेरे सामने ये एक बार आ जाएगी जिसको मैं बढ़ा या घटा सकता हूँ, ठीक है। मैं इसको बढ़ा देता हूँ, लाइक 70 या 58 कर देता हूँ, तो इसकी ओपेसिटी देखें कम हो गई है। मज़ीद कम करूँगा, मज़ीद कम हो जाएगी, बढ़ाऊँगा, देखें बढ़ जाएगी। ये ओपेसिटी होती है सारी। ये आप इसको जब डिज़ाइन बनाएंगे तो आपको अच्छे तरीके से पता लगेगा कि ओपेसिटी का काम कहाँ कहाँ पे होता है। ओके ओके, तो अब हम बात करेंगे पेन टूल की। पेन टूल एडोबी इलस्ट्रेटर में जो सबसे ज़्यादा जो पावर रखता है ना वो है पेन टूल। सबसे ज़्यादा जो इस वक्त एडोबी इलस्ट्रेटर के टूल्स में से सबसे अच्छा और जो सबसे पावरेबल है वो पेन टूल ही है। कोशिश करें कि इसको जितने अच्छे तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं करें, ये आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। पेन टूल से मैंने जस्ट एक गूगल से एक स्क्रीनशॉट लिया था इस एलिमेंट का। ये एक लोगो सा बना हुआ है, एक बिल्कुल सिंपल सा। मैं पेन टूल से आपको ये दोबारा रेप्लिकेट करके दिखाऊंगा कि आप पेन टूल से कैसे यूजेज अपनी ले सकते हैं। तो पेन टूल पे जाने के लिए सिंपल शॉर्टकट है पी। आपने पी प्रेस करना है, या अगर आप सिलेक्शन टूल के नीचे एक मैजिक वॉन्ड टूल है, इसके नीचे देखें तो आपके पास पेन टूल का ऑप्शन आ जाता है, लेकिन इसका सिंपल शॉर्टकट है पी। मेक श्योर कि आप इनके शॉर्टकट्स याद रखें। तो आपने करना क्या है, देखें पेन टूल से आपके पास क्या क्या पावर है, मैं आपको वो पहले दिखाता हूँ कि आप पेन टूल से क्या क्या कर सकते हैं। आपने पेन टूल से पी प्रेस करके पेन टूल को सिलेक्ट कर लेना है। देन आपने कहीं पे भी क्लिक करना है। जस्ट आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो एंकर पॉइंट है वो आपकी जो पेन की निप है उसके साथ अटैच रहेगा। एंकर पॉइंट क्या होता है, जो ये देखें मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। अब ये जो एक मैंने पॉइंट ड्रा किया है इस पॉइंट तक, ये पॉइंट है ये एंकर पॉइंट कहलाता है। ये जो पॉइंट है ये भी एंकर पॉइंट कहलाता है। और जो भी पेन के साथ मेरे जुड़ा हुआ है इस वक्त पेन की निप के साथ, वो भी एंकर पॉइंट ही कहलाता है, ठीक है। इनको हम एंकर पॉइंट बोलते हैं। आपने करना क्या है, अगर आपने कुछ भी इससे कुछ नया बनाना है या कोई भी आपने चीज़ इससे रेप्लिकेट करनी है, आपने करना क्या है कि आपने अपने आर्ट बोर्ड पे कहीं पे भी क्लिक करना है और आपने दूसरी किसी जगह पे क्लिक करके ड्रैग करना है, तो आपके पास ये हैंडल आ जाता है, ठीक है। अगर आप इसको ड्रैग इन करेंगे या नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो आपकी शेप ऊपर की तरफ जाएगी। अगर आप इसको हैंडल को ऊपर की तरफ से इस तरह करेंगे, ऊपर लेकर जाएंगे, तो आपकी जो शेप है वो नीचे की तरफ आती जाएगी, ठीक है। एक जल्दी से आपको मैं एक शेप बना के रफली बता देता हूँ कि ये कैसे यूज़ होती है। आपने कहीं पे भी क्लिक किया, जैसे मैंने आर्ट बोर्ड के बाहर क्लिक कर दिया है और मैंने यहाँ पे क्लिक किया है कुछ इस तरीके से। देन मैंने लेकिन कहीं भी मैंने अभी तक क्लिक नहीं किया, इसका जो एंकर पॉइंट है वो जुड़ा हुआ है मेरी पेन की निब के साथ, और मैंने यहाँ से ऐसे क्लिक करके इसको इस तरीके से एक्सपेंड कर दिया। फिर मैंने इसको इस तरीके से एक्सपेंड किया और यहाँ से मैं इसको कहीं पे भी ला के इसको मैंने पॉइंट से बेसिकली ना जोड़ना होता है। अगर आप इसको पॉइंट से नहीं जोड़ेंगे ना तो देखें ये इस तरीके से घूमता फिरता रहेगा।
तो इसको लॉक करने के लिए आपने जो इसका लास्ट पॉइंट होता है उसके साथ इसको जोड़ना होता है, अपनी लास्ट पॉइंट को आपके जो स्टार्टिंग एंड होता है उसके साथ। तो जैसे ही आपने इसके साथ जोड़ा आपकी शेप कंप्लीट हो गई है। अब आपने क्या करना है, वापस सिलेक्शन टूल पे जाना है बाय प्रेसिंग वी जैसे आप प्रेस करते हैं आप सिलेक्शन टूल पे आ जाते हैं और आपका जो पेन टूल से जो आपने एलिमेंट बेसिकली एक शॉर्ट सा बनाया है वो आपका बन चुका है। तो आपने अगर इसको पूरी स्क्रीन पे देखना है तो आप शिफ्ट F प्रेस करेंगे तो आपका देखें जो आपने पेन टूल से जो एक छोटा सा एलिमेंट बनाया था वो बन के रेडी हो चुका है। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है, आप इससे कुछ भी मज़ीद अच्छी चीज़ें बना सकते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन को बल्कि काफ़ी एक अट्रैक्टिव लुक देती है। तो इस तरीके से आप पोस्ट को बना सकते हैं। मैं इसकी कलर को अगर चेंज करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब हम पेन टूल से इस लोगो को बनाते हैं। सबसे पहले तो इस लोगो को मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूँ कि थोड़ा सा ये क्लियर हो जाए। ओके, तो आपने पेन टूल को सिलेक्ट करना है। पेन टूल को सिलेक्ट आपने ऐसे करना है, पी प्रेस करना है तो आपके पास पेन टूल जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। फिर आपने अब यहाँ से शेप बनाना शुरू कर देनी है। शेप आपने कैसे बनानी है, जैसे कि यहाँ पे एक, अगर आपको ना दिख रहा हो तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे एक लाइन है, आप शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे। देखें शिफ्ट आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपकी लाइन सीधी हो जाएगी, ये देखें बिल्कुल स्ट्रेट। अब मैं अगर माउस अपना आगे पीछे करता हूँ बिना शिफ्ट के तो देखें लाइन टेढ़ी भी हो सकती है। अगर आपने सीधी लाइन ड्रॉ करनी है तो आपने शिफ्ट को प्रेस करके रखना है। ये प्लीज़ माइक जिसका ऑन है वो ऑफ कर लें। तो आपने शिफ्ट प्रेस करके रखना है और यहाँ से आके आपने क्लिक कर देना है तो आपका जो लाइन है आपकी लाइन वो सेट हो जाएगी, ठीक है। फिर सिंपल तरीका है, देखें बिल्कुल सीधी सीधी लाइन है। अगर जो सीधी स्ट्रेट लाइन है मेक श्योर कि वहाँ पे आप शिफ्ट का यूज़ करें ताकि जो लाइन है वो बिल्कुल एक्यूरेट स्ट्रेट बन सके। बिल्कुल स्ट्रेट बनाने के बाद शिफ्ट हम प्रेस करेंगे ताकि लाइन स्ट्रेट हो। ये देखें ये मेरे पास एक जो शेप है वो बन के रेडी हो गई है। ओके, अब क्या करना है, अब देखें अब ये जो है ये लाइन इस लाइन से सिंपल है, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा अगर बनाऊंगा तो बहुत मेरा टाइम इस पर लग जाएगा, बहुत से मुराद कुछ सेकंड्स लग जाएंगे। तो उन सेकंड्स को बचाने के लिए हम शॉर्टकट यूज़ करेंगे। क्या, एक दफ़ा एक लाइन को बना के राइट क्लिक करके हम इसको करेंगे ट्रांसफॉर्म में आने के बाद रिफ्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। रिफ्लेक्ट से करेगा क्या, नाम से वाजे हो रहा है, इसको ऑब्वियसली बात है रिफ्लेक्ट कर देगा। आपको जिस तरीके से रिफ्लेक्ट चाहिए आपको वो एक्सिस को सिलेक्ट करना होगा। लाइक मुझे भी यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस चाहिए तो मैं यहाँ से वर्टिकल एक्सिस पे क्लिक कर देता हूँ, ये देखें वर्टिकल। अगर हॉरिजॉन्टल चाहिए होता तो ये हॉरिजॉन्टल, यहाँ से देखें अभी ऊपर आ गया है, ये जो लाइन थी वर्टिकल में ये लाइन नीचे आ गई है। जैसे आप इस पर काम करेंगे तो आपको बेटर तरीके से इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। मेरा काम आपको जस्ट बताना है, यूज़ जब आप करेंगे तो आपको फुली इसकी समझ आ जाएगी। लेकिन आपने एक काम करना है, जैसा कि मैंने यहाँ से कॉपी नहीं किया था तो देखिए मेरे पास एक ही शेप बन के रेडी हुई है। तो आपने सबसे पहले करना ये है कि आपने 2 इंच, जैसे कि ये शेप मेरी बन गई थी तो मैंने इसको कंट्रोल C फॉर कॉपी एंड कंट्रोल F ताकि मैं इसी के ऊपर इसको बिल्कुल परफेक्ट पेस्ट कर सकूं। अब जो चीज़ मैंने पेस्ट की थी ना उसको मैंने सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके इसको यहाँ से ट्रांसफॉर्म में जाके रिफ्लेक्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। अगर आपके सामने ये प्रीव्यू ना हो रही हो तो मेक श्योर कि आपने यहाँ से प्रीव्यू के जो बटन है या एक ऑप्शन है इसको टिक किया हुआ हो और जिस एक्सिस में आपको वो रिफ्लेक्ट चाहिए आपने उसको सिलेक्ट करके ओके कर देना है तो ये आपके पास रिफ्लेक्ट होके आ जाएगी। फिर उसके बाद अब ये वाली शेप हम ड्रॉ करते हैं। पेन टूल पी प्रेस करके स्ट्रेट लाइन लेनी है तो मैं एक दफ़ा एक जगह क्लिक करके शिफ्ट को प्रेस करके रखूँगा, स्ट्रेट लाइन मेरे पास आ जाएगी। देन यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे शिफ्ट की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे अगर मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ तो देखें ये इस तरीके से ये मेरे ख्याल से 45 डिग्री का गैप लेके ना चलता है। तो हम यहाँ से जस्ट शिफ्ट को अब प्रेस नहीं करेंगे क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं चाहिए। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे मुझे स्ट्रेट लाइन चाहिए तो मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा, ये लें।
अब देखें, अब जो आपको मैंने ओपेसिटी की जो पहले गेम बताई थी कि ओपेसिटी को लो कम करने का तरीक़ेकार जो होता है वो अब देखें यहाँ पे यूज़ होगा। आप यहाँ से ओपेसिटी को कम कर सकते हैं ताकि आपको दिख सके कि आपकी बैकग्राउंड पे जो काम है वो किस तरीके से शोकेस हो रहा है। अगर आप उसको नहीं करते तो आप यहाँ से इस बार पे, यानी कि जिस पे ये लिखा हुआ है नन या जिस पे स्लैश एक लगी हुई है, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका जो कलर है फिल का वो हट जाएगा और एक ब्लू सी लाइन आपको शोकेस होने लग जाएगी। ठीक है, मोस्टली लोग इसका यूज़ करते हैं पेन टूल को यूज़ करते वक्त, और जो मोस्टली होते हैं वो ओपेसिटी को कम करके अपना काम कर लेते हैं। इस वक्त हम ओपेसिटी को ही कम कर लेते हैं, ज़्यादा आसान है, और अपनी शेप को कंप्लीट करते हैं जल्दी से। जहाँ पे स्ट्रेट लाइन आ जाए शिफ्ट को प्रेस करके रखें, जहाँ पे नहीं आए बिना शिफ्ट के लेकर चलें। ओके, सो जैसे ही मेरी शेप कंप्लीट हो जाती है मैं वी प्रेस करता हूँ ताकि मैं सिलेक्शन टूल पे जा सकूँ। अब देखें इसकी ओपेसिटी मैंने 43% की थी, मैं इसकी ओपेसिटी को बढ़ा देता हूँ कुछ इस तरीके से। मेरे पास अब यहाँ पे ये शेप बन के रेडी हो गई है। अब मैंने अगर ये शेप बनानी है, मुझे पता है कि ये इसी की कॉपी अगर मैं लेके यहाँ पे रखता हूँ तो मेरा टाइम बच जाएगा और मेरा डिज़ाइन जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, पहले इसकी कॉपी लूँगा बाय प्रेसिंग कंट्रोल सी, देन मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल एफ, ताकि जो मैंने सेलेक्ट की जो चीज़ मैंने कॉपी की थी सेलेक्ट करके वो इसी के ऊपर पेस्ट हो सके, इसके लेफ़्ट या राइट ना जाए, ना इसके अप एंड डाउन हो। ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, देन राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट करने के बाद मैंने वर्टिकली सिलेक्ट किया क्योंकि मुझे वर्टिकली ये चीज़ चाहिए, और प्रीव्यू का जो सेक्शन है इसको मैंने टिक कर दिया है। देन मैंने क्लिक कर दिया ओके पे, और यहाँ से मैंने इसको सेट कर दिया। ओके, फिर मैंने पेन टूल से अब ये वाली शेप बनाई। अब यहाँ पे मैं ओपेसिटी कम कर देता हूँ ताकि मुझे दिख सके कि मैंने कहाँ पे आउटलाइंस अपनी लेनी है। तो मेरे पास ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है बन गया है। मैं इसकी ओपेसिटी को अब फुल कर देता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ। फिर मैं इसकी कॉपी लूँगा बाय प्रेसिंग कंट्रोल सी, देन प्रेस कंट्रोल एफ, देन राइट क्लिक, देन ट्रांसफॉर्म एंड रिफ्लेक्ट। देन आपको सारा तरीक़ेकार पता चल गया है। यहाँ से अगर आपको वर्टिकल चाहिए तो वर्टिकल, देन प्रीव्यू को आपने टिक रखना है, फिर ओके, फिर आपने इसको अपनी शेप के ऊपर रख देना है कुछ इस तरीके से। और जो बैक पे जो था लोगो जिसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी उसको हमने सेट कर लिया है, लेकिन इसको हम पहले थोड़ा सा मज़ीद सेट कर लेते हैं। अब इसकी कलर्स हम देख लेते हैं, जो उन्होंने कलर्स यूज़ किए हैं सेम कलर यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे मैं कलर ड्रॉपर यूज़ कर रहा हूँ। कलर ड्रॉपर या कलर पिकर जो होता है उसका नाम से चूँकि वाज़ेह हो रहा है कि वो कलर को पिक करता होता है। ठीक है, तो मैं प्रेस करता हूँ आई, ताकि मैं आई ड्रॉपर या कलर पिकर के ऊपर जा सकूँ। अगर आपको शॉर्टकट नहीं पता तो आपने सिलेक्शन टूल के नीचे ही आते रहना है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये आई ड्रॉपर टूल। मेक श्योर कि आपको जिनके शॉर्टकट्स हैं वो याद रहें ताकि आप कम टाइम में ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन बना सकें। लेकिन आपने इसको यूज़ कैसे करना है मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले आपने वी प्रेस करना है फॉर सिलेक्शन टूल, देन आपने जिसका कलर चेंज करना है जिस ऑब्जेक्ट का, उस पर क्लिक करके अब आपने आई प्रेस करना है, और जो कलर आपको चाहिए आपने उस पर क्लिक कर देना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने अपनी क्लास को छोड़ा था। तो हम लोग बात कर रहे थे पेन टूल के ऊपर कि हम पेन टूल से किसी भी चीज़ को रेप्लिकेट या उसको रीडिज़ाइन किस तरीके से कर सकते हैं। तो पेन टूल से अगर आपने सारी क्लास यहाँ तक देखी थी तो पेन टूल से हमने एक ये कोई शेप ड्रॉ की थी इस चीज़ को माइंड में रखते हुए। ठीक है, तो अगर हम इसका कलर को चेंज करने की हम बात कर रहे थे, आई ड्रॉपर के ऊपर हम बात कर रहे थे, तो आपने करना क्या है, आई ड्रॉपर को यूज़ करना किस तरीके से है, आपने जिसका कलर चेंज करना है जिस शेप का उसको सिलेक्ट करना है, देन आपने आई प्रेस करना है, और जो कलर आपने सिलेक्ट करना है जिस भी एलिमेंट से आपने कॉपी करना है आपने उसके ऊपर खाली क्लिक कर देना है, तो आपका कलर जो आपने चेंज करना होगा वो चेंज हो जाएगा। मैं आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। तो आप ये देखें जो हमारा लोगो है वो उसका जो लोगो कह लें, कोई भी आप इसको एलिमेंट अपना कह लें या शेप कह लें, उसका जो कलर था वो हमने चेंज कर लिया है, और पेन टूल से हमने कोई ये चीज़ आज बनाई है। फिर इसके बाद हमारे पास एक नई चीज़ आती है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बताना लाजिम है, वो है अलाइन। अलाइन बेसिकली क्या होता है कि आपने अगर
इस पूरे आइकन को अगर आपने लेफ़्ट अलाइन करना है, अगर आप हाथ से करेंगे तो हो सकता है आप सही तरीके से इसको लेफ़्ट अलाइन ना कर सकें, या अगर आपने इसको मिड अलाइन करना है तो हो सकता है आप इसको अपने हाथ से या माउस से परफेक्ट अपने आर्ट बोर्ड के सेंटर पे अलाइन ना कर सकें। सो इसको बिल्कुल सेंटर परफेक्ट अलाइन करने के लिए क्या करना होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने इस पूरे को जिसको आपने अलाइन करना है उसको सिलेक्ट करना है और आपने कंट्रोल जी प्रेस करना है फॉर ग्रुपिंग। ठीक है, ग्रुप क्या होता है, नाम से वाज़ेह हो रहा है, दो या दो से ज़्यादा जब एलिमेंट्स होते हैं अगर हम उनको मिला के एक फैमिली बनाना चाहते हैं तो हम ग्रुप का वर्ड या ग्रुप की जो टर्म होती है उसको यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 शेप्स हैं, ये ऐसे भी ज़्यादा हो सकती हैं। इन सब को हम एक फैमिली कंसीडर करेंगे ग्रुप की टर्म के अंदर, तो हम कंट्रोल जी प्रेस करेंगे या हम इन सब को सिलेक्ट करके प्रॉपर्टी पैनल के अंदर हम यहाँ से ग्रुप कर सकते हैं। क्विक एक्शंस के अंदर ग्रुप का एक ऑप्शन है ये वाला। ठीक है, और अगर आपने इन सब को अनग्रुप करना है, लाइक अगर आप चाहते हैं कि मैं जिसको अब खाली क्लिक कर रहा हूँ या जिसको खाली सिलेक्ट कर रहा हूँ ये वाली शेप बाहर की तरफ या अंदर की तरफ जाए, ऐसा पॉसिबल तब होगा जब आप इसको अनग्रुप करेंगे। अनग्रुप आपने कैसे करना है, जस्ट आपने जो आपने ग्रुप की हुई शेप है या कोई भी आपकी चीज़ है आपने उस पर क्लिक करना है, तो आपके सामने जहाँ से आपने ग्रुप किया था वहीं पे अनग्रुप का भी एक बटन आ रहा है। अगर आप बटन तक नहीं जाना चाहते तो आप कंट्रोल शिफ्ट जी प्रेस करेंगे तो ये अनग्रुप हो जाएगा। ठीक है, मैं वापस इसको ग्रुप कर लेता हूँ। चलें वापस पॉइंट पे आते हैं। हमारा पॉइंट था कि हमने इसको सेंटर अलाइन करना है। ठीक है, करने के लिए आपको सबसे पहले जो अलाइन का टूल है वो आपको बाहर या यहाँ पे लाना होगा इस पैनल के अंदर। उसका तरीक़ेकार क्या है, आपने विंडो में जाना है। विंडो में जाने के बाद अलाइन के नाम से एक टेक्स्ट लिखा हुआ होगा या एक ऑप्शन होगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है, या आप शिफ्ट F7 प्रेस करेंगे तो आपके सामने अलाइन का जो बार है वो आ जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे ये देखें, अब जैसे इस पर माउस का कर्सर लेके जाएंगे तो इसका नीचे नेम भी आ जाएगा अलाइन। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अलाइन बार आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। आप इसको वापस पकड़ के यहाँ पे ला के छोड़ सकते हैं तो ये अंदर इसके हो जाएगा या चला जाएगा। हम वापस को क्लिक करके ओपन करते हैं तो हमारे पास सबसे ऊपर अलाइन ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो अभी ये चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि हमने अपना ऑब्जेक्ट जो है इसको सिलेक्ट नहीं किया हुआ। हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको सेंटर अलाइन करेंगे। सेंटर कहाँ से करेंगे, हम इसको सेंटर इस तरीके से करेंगे। अलाइन टूल में आने के बाद हॉरिजेंटली इसको हम सेंटर करेंगे, देन हम वर्टिकली सेंटर करेंगे तो हमारे आर्ट बोर्ड के बिल्कुल सेंटर में ये आ जाएगा। ये हमारे पास होता है हॉरिजेंटल लेफ्ट अलाइन, ये हमारे पास होता है हॉरिजेंटल मिड अलाइन या सेंटर अलाइन, ये हमारे पास होता है हॉरिजेंटल राइट अलाइन। अगर आपको इनके नेम नहीं याद रहते तो आप इनके ऊपर कर्सर को लेके जाएं तो नीचे इनके नेम भी आ रहे होते हैं, पर इनके नेम को याद रखने से बेहतर है, या इतना कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आपको इसकी शेप से वाज़ेह हो रहा है कि ये देखें यहाँ पे एक लाइन लगी हुई है और लाइन के साथ शेप्स निकली हुई है, विच मीन्स कि ये लेफ़्ट की तरफ लाइन है, ये राइट की तरफ, ये टॉप की तरफ, ये डाउन की तरफ या बॉटम की तरफ, और ये वर्टिकली अलाइन है। तो हम इसको मिड अलाइन कर लेते हैं। एक चीज़ और, आपके केस में ना ये मिड अलाइन, लेफ़्ट अलाइन, राइट अलाइन या कोई भी अलाइन ये नहीं हो रहा होगा। उसका रीज़न सिंपल है, आपने जो अलाइन टू वाला ऑप्शन है ये देखें, यहाँ पे आना है अलाइन टू, ये वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपका अलाइन टू सिलेक्शन हुआ होगा डिफ़ॉल्ट, आपने इस पर आने के बाद क्लिक करके अलाइन टू आर्ट बोर्ड कर देना है। अगर आप इसको अलाइन टू आर्ट बोर्ड करेंगे तो अब ये जो अलाइन होगा लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम कुछ भी आप इसको अलाइन करते हैं तो वो इस आर्ट बोर्ड के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, ग्रुप करने के बाद अलाइन टू को अलाइन टू आर्ट बोर्ड करने के बाद आप इसको लेफ़्ट राइट बॉटम वर्टिकल बॉटम कहीं पे भी रख सकते हैं। तो अलाइन का इस तरीके से हम जो सेक्शन है या जो ऑप्शन है उसको यहाँ पे हाईलाइट, शोकेस या अलाउ कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास एक टर्म यहाँ पे यूज़ हुई है क्लिपिंग मास्क। क्लिपिंग मास्क होता क्या है, मैं आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाता हूँ कि वो क्या होता है। मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे लेकर आया, मैं ऑल्ट प्रेस करके लेफ़्ट क्लिक करके माउस का ड्रैग करते हुए इसको ऊपर की तरफ लेकर गया ताकि मैं इसको रेप्लिकेट कर सकूँ या इसकी कॉपी ले सकूँ, और कुछ इस तरीके से इसकी कॉपी मैंने ले ली। ठीक है,
अब यहाँ पे आप देखें तो इस आर्ट बोर्ड की बाहर यहाँ से ये देखें ये शेप निकली हुई है, फिर यहाँ से शेप बाहर निकली हुई है, फिर ये यहाँ से सारी की सारी शेप बाहर निकली हुई है। तो क्लिपिंग मास्क का जो टर्म हम यूज़ करते हैं, जो वर्ड यूज़ करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि आप उसको, जो भी आपका डिज़ाइन है, आप उसको एक एंटायर स्पेस के अंदर क्लिप कर सकें। तो इसको करते कैसे होते हैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले आपका आर्टबोर्ड का साइज़ क्या है वो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या है। अगर आपको नहीं पता, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, आपने शिफ्ट ओ प्रेस करना है, ठीक है। अगर आप वो नहीं प्रेस करते तो यहाँ पे देखें हैंड टूल के ऊपर यहाँ पे एक आर्टबोर्ड टूल का नाम से एक आइकन है, ठीक है। आपने इस पर क्लिक कर देना है। पर फिर मैं अगेन कह रहा हूँ कि शॉर्टकट याद रखें, काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। मैं शिफ्ट ओ प्रेस करूँगा अलाइन टूल के लिए। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ या इसको शिफ्ट ओ के ज़रिए इसको अपीयर करता हूँ तो ये देखें ये मेरा हाईलाइट हो गया है आर्टबोर्ड, और ऊपर लिखा हुआ आ गया 01 आर्टबोर्ड 1, यानी हमारा ये पहला आर्टबोर्ड है। तो इसका साइज़ अगर आपने जानना है तो आपने क्या करना है, जस्ट शिफ्ट ओ प्रेस करके अपने आर्टबोर्ड को सिलेक्ट करके आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास W और H लिखा हुआ है। W स्टैंड्स फॉर विथ एंड H स्टैंड्स फॉर हाइट। अब यहाँ पे हमारे पास 1080 पॉइंट बाय 1080 पॉइंट का आर्टबोर्ड है, ठीक है। PT जो होता है वो स्टैंड्स करता है पॉइंट के लिए। अगर यहाँ पे PX होता तो ये पिक्सल्स कहलाता, लेकिन यहाँ पे PT का टर्म यूज़ हो रहा है, विच मीन्स कि ये पॉइंट में है। तो जिस तरह हमें यहाँ से साइज़ पता लग गया है 1080 बाय 1080 पॉइंट, ठीक है। तो आपने वापस V प्रेस करना है सिलेक्शन टूल पे जाने के लिए। आपने एक शेप लेनी है जो कि आप जिससे क्लिप कर सके। आपने M प्रेस करना है शेप के लिए, देन आपने कहीं पे भी क्लिक कर देना है तो आपके सामने जो प्रॉपर्टी पैनल है रेक्टेंगल का वो अपीयर हो जाएगा। यहाँ से आपने विड्थ बस यहाँ से 1080 लिख के बाय 1080 लिख के ओके कर देना है, तो आपके सामने शेप आ जाती है कोई भी, ठीक है। कलर इसका कोई भी हो सकता है, ये नहीं है कि आपके पास कोई सिमिलर कलर आर्टबोर्ड जैसा ही होना चाहिए, डजंट मेक एनी सेंस। कोई भी कलर आपके पास हो सकता है। आपने अपना जो शेप है उसको रखने के बाद आपने V प्रेस कर देना है ताकि आप उसको सिलेक्ट करके रख सकें। अब वही बात आ गई, अगर आप इसको हाथ से लेकर जाते हैं या रखते हैं, हो सकता है आप इसको सेंटर अलाइन कर लें, हो सकता है आप सेंटर अलाइन ना कर पाएँ। मेरे केस में मैंने इसको बिल्कुल सेंटर अलाइन कर लिया है, लेकिन अगर आपसे सेंटर अलाइन नहीं हो रहा, आपने करना कुछ भी नहीं है, अपनी शेप पे क्लिक करना है और आपने अलाइन पे आने के बाद इसको वर्टिकली और हॉरिजेंटली मिड अलाइन कर देना है, बस कुछ भी नहीं करना। ये करने के बाद आपने कंट्रोल A, या अगर आपके पास यहाँ पे और भी आर्ट बोर्ड्स हैं वो मैं आगे आपको चल के बताऊँगा एडवांस क्लास में। अगर आपके पास यहाँ पे और भी आर्ट बोर्ड्स हैं, अगर आप कंट्रोल A करेंगे तो वो सारे भी सिलेक्ट हो जाएंगे। तो मेक श्योर कि जिसको आपने क्लिप करना है आप उसी को सिलेक्ट करें। उसका तरीक़ेकार क्या है, मैं खाली अपने माउस से लेफ़्ट क्लिक करते हुए ड्रैग करूँगा इस तरीके से, देन मैं रिलीज़ कर दूँगा तो जो मेरी जो विंडो में जो मैंने काम किया हुआ है वो सिलेक्ट हो जाएगा। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो ये ब्लू हो जाएगा, विच मीन्स कि सिलेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी पैनल के अंदर सबसे लास्ट में क्विक एक्शंस में हमारे पास सबसे लास्ट एक ऑप्शन है मेक क्लिपिंग मास्क। हम जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखें जो हमारा डिज़ाइन है वो क्लिप हो चुका है, जो साइज़ हमने उसको दिया था वो उसके अंदर खुद ही क्लिप होके हमारे सामने आ गया है। अगर हम इसको शिफ्ट F करके देखें तो वैसे ही हमें दिखाएगा जैसे यहाँ पे हमें दिखा रहा है। ये सारा काम हम कर सकते हैं क्लिपिंग मास्क की हेल्प से। सो दिस इज़ क्लिपिंग मास्क। ये चीज़ आप सबको क्लियर हो गई है, कोई इसमें डाउट तो नहीं है? ओके, कोई मसला नहीं, मैं रिपीट कर देता हूँ, दोबारा देखें। मैं कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ, ये मेरे पास बेसिकली एक डिज़ाइन बन के रेडी हो चुका है। मैं चाहता हूँ कि जो बाकी की बाहर की स्पेस है ना ये हट जाए, और जो मेरा डिज़ाइन है ना, मीन्स के जो मेरा आर्ट बोर्ड है डिज़ाइन उसके अंदर ही रहे, उसके बाहर वाला हट जाए। उसके लिए मैं जो टर्म यूज़ करता हूँ वो है क्लिपिंग मास्क, ठीक है। उसको अप्लाई करने के लिए आपको आपके आर्ट बोर्ड का जो साइज़ है वो पता होना चाहिए। आप शिफ्ट O प्रेस करेंगे, अपने आर्ट बोर्ड को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से प्रॉपर्टी पैनल में ही राइट साइड पे अगर आप देखें तो विड्थ एंड हाइट के नाम से यहाँ पे सेक्शन है जिसपे उनका नाम या उनका जो साइज़ है वो वाज़े है, 1080 पॉइंट बाय 1080 पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से मैं शेप ले लेता हूँ M प्रेस करके 1080 बाय 1080 पॉइंट की, प्रेस करूँगा ओके, देन मेरे पास शेप आ जाएगी। मैं V प्रेस करके इसको सिलेक्ट करके अलाइन टूल पे जाके
इसको हॉरिजेंटली और वर्टिकली मिड अलाइन करूँगा। देन मैं इस पूरे को सिलेक्ट करके बस प्रॉपर्टी पैनल में सबसे लास्ट में जाके मेक क्लिपिंग मास्क के ऊपर क्लिक कर दूंगा, तो मेरा जो क्लिपिंग मास्क है वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मैंने बहुत भी शॉर्टली एक्सप्लेन किया, पहले तो ज़रा ब्रीफली बताया था, तो समझ आ गया सबको? कोई डाउट इसमें? सो क्लिपिंग मास्क के बाद हमारे पास एक ऑप्शन है आता है या एक टूल आता है, ये बिल्कुल हमारी अब लास्ट क्लास है, मीन्स लास्ट आज के लेक्चर का जो टूल है वो लास्ट है ये, इसका नाम है पैथ फाइंडर। व्हाट इज़ पैथ फाइंडर? पैथ फाइंडर को मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है और ये काफ़ी हेल्पफुल भी है, वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। मैंने अपना डिज़ाइन डेल किया अभी एक पर्सन ने कहा था कि डेल कैसे किया, तो यार अपने डिज़ाइन में जो चीज़ मैंने डेल करनी है उसको सिलेक्ट करके मैंने खाली डेल का बटन दबा दिया या बैक स्पेस का, तो जो मैंने सेलेक्ट की थी चीज़ वो डेल हो जाएगी। ठीक है, ओके। सो हम बात कर रहे थे पैथ फाइंडर। व्हाट इज़ पैथ फाइंडर? पैथ फाइंडर के लिए हम कोई भी शेप पहले ले लेते हैं। एम प्रेस करके मैंने एक ये शेप ली, शिफ्ट प्रेस करके रखूँगा ताकि जो मेरा स्क्वायर है वो स्क्वायर ही रहे या रेक्टेंगल में कन्वर्ट ना हो जाए। ठीक है, वी प्रेस करके उसको कहीं भी मैं रखता हूँ, फिर मैं एल प्रेस करता हूँ ताकि मैं सर्कल ले सकूँ। सर्कल लेने के लिए मैं शिफ्ट को होल्ड करके रखूँगा ताकि वो ओवल की शेप ना ले ले, अपनी जो सर्कल वाली शेप है उसी में वो रहे। अब मैं वी प्रेस करूँगा ताकि सिलेक्शन टूल पे आ सकूँ और इसको सिलेक्ट करके कहीं पे भी रख सकूँ। बस ठीक है, इस तरीके से मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ, कुछ इस तरीके से। ओके, सो ये हमारे पास दो शेप्स हैं। ठीक है, अब इन दो शेप्स को हम एक शेप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग पैथ फाइंडर। अब इसका काम क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने पैथ फाइंडर जिस शेप के ऊपर अप्लाई करना है आपने उसको सिलेक्ट करना है। अच्छा, ये पैथ फाइंडर ना दो या दो से ज़्यादा पर अप्लाई होता है। अगर आप वन पे क्लिक करेंगे तो पैथ फाइंडर यहाँ पे देखें आपके पास प्रॉपर्टी पैनल के अंदर कभी भी नहीं आएगा। आप जैसे ही दो को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास अलाइन के नीचे ये पैथ फाइंडर के नाम से 4 आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे, जिसको आप एक्सपेंड करेंगे तो ये और भी ज़्यादा आपके नीचे आ जाएंगे। खैर वो अब इसको एक्सपेंड करके नहीं, हम खाली इन 4 ऑप्शंस को ही देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन है इसका नाम है यूनाइट। जो हमारे पास दूसरा है इसका नाम है माइनस। जो हमारे पास तीसरा है इसका नाम है इंटरसेक्ट, और जो फोर्थ है इसका नाम है एक्सक्लूड। अब इनका काम जो है वो डिफरेंट है, चूँकि इनके नाम से इनके काम बिल्कुल वाज़ेह हो रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज़ करते हैं यूनाइट को। यूनाइट को अगर हम इसकी शेप देखें तो इसने दो शेप्स को मर्ज करके एक शेप बनाया हुआ है। ठीक है, तो हम इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो जो हमारी दो शेप्स थी वो देखें अब एक शेप में कन्वर्ट हो गई है। मैं कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ वापस। ओके, वापस इन दोनों को सिलेक्ट किया। ये काम होता है यूनाइट का, दो शेप्स को एक शेप में कन्वर्ट कर देना। उसके बाद हमारे पास आता है माइनस फ्रंट। तो माइनस फ्रंट क्या करता है? माइनस फ्रंट बेसिकली इसकी शेप से वाज़ेह हो रहा है कि ये दो शेप्स में से जो एक शेप होती है या जो एक एरिया होता है मखसूस, उसको ये कट करके एक न्यू शेप हमें बनाकर दे देता है। मैं इसको करके दिखाता हूँ, ये देखें। अब जो दो शेप्स हमारे सामने आ रही थी ना, उसमें से इसने सर्कल वाली को कट करके हमें एक न्यू शेप बनाकर इसने दे दी है, कुछ इस तरीके से। कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ, दोनों को सिलेक्ट करता हूँ। फिर हमारे पास जो तीसरा टूल है या तीसरा ऑप्शन है पैथ फाइंडर के अंदर, वो है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का भी काम जो है वो इसके नाम से वाज़ेह हो रहा है, लेकिन फिर भी हम इसको चेक करते हैं इस पर क्लिक करके। तो इसने क्या किया, जो दो शेप्स थी उनके जो मिड में जो एक शेप बन रही थी इसने उसको रखा, और जो बाकी वाली इंटायर स्पेस थी या जो इंटायर शेप थी उसको इसने कट कर दिया। तो हमारे पास दो शेप से एक तीसरी न्यू शेप क्रिएट हो गई है। फिर हमारे पास चौथा ऑप्शन है एक, जिसका नाम है एक्सक्लूड। एक्सक्लूड पे हम जैसे क्लिक करते हैं तो एक्सक्लूड करता क्या है ये देखें। खाली जो एक्सक्लूड है वो ये करता है कि जो नई शेप बन के रेडी होती है ना, मीन्स के इन दो शेप्स को अगर हमने रखा था तो एक तीसरी शेप यहाँ पे बन रही थी, तो ये इसको कट कर देगा। ठीक है, और जो बाकी शेप है उसको एक शेप के अंदर ही कन्वर्ट कर देगा। सो दिस इज़ पैथ फाइंडर। पैथ फाइंडर के थ्रू हम इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं, डिफरेंट शेप्स को रख के हम डिफरेंट जो है शेप्स वो बना सकते हैं। तो आज के लेक्चर्स में ये सारी चीज़ें शामिल थी। तो
यहाँ तक किसी को कोई बात अगर समझ ना आई हो, कोई भी डाउट हो तो जल्दी से बताएं, फिर क्लास को हम एंड करते हैं। जी जी बिल्कुल, आप जैसे ही प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीज़ें आपको तभी माइंड में आपके जो बैठेंगी, ऐसे नहीं बैठ सकती कभी भी। जस्ट ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फील्ड ऐसी नहीं है, किसी भी फील्ड में आप चले जाएं तो प्रैक्टिस जो होती है और मिस्टेक्स दोनों बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। सो रुबीना, मैं ग्रुप के अंदर आपको इंशाल्लाह सबको बता दूंगा कि टास्क क्या है। तो क्लास को हम एंड करते हैं। किसी और का अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो क्लास को हम एंड करते हैं। कोई क्वेश्चन है किसी का? तो इसकी वीडियो भी शेयर करा दीजिएगा। जी जी, लिंक आपको इंशाल्लाह ग्रुप में मिल जाएगा कल तक या रात तक। तो इंशाल्लाह आई थिंक सो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। कल मिलते हैं फिर, कल नहीं बल्कि वेडनेसडे थर्सडे। ओके, सब अपना ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह।